जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि पेपर आपका 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो 3 अगस्त के पेपर में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें हम जीके, गणित, विज्ञान और रीजनिंग के क्वेश्चंस को कवर करेंगे मॉडल पेपर 11 के रूप में दोस्तों। अगर आप सिंसियरली पढ़ना चाहते हो मेरे भाई तो ये सारे क्वेश्चन रट लेना, क्योंकि यही पेपर पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यही लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और रिवीजन करें कि आप अपना कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में सदैव निम्न में से क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कम से कम एक कार्बन परमाणु तो होता ही है दोस्तों कार्बनिक यौगिक में। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या को 8 से विभाजित हो जाए। मतलब कि आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है मेरे भाई, गलती मत करना। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन आप सभी को पता है कि 8 का नियम क्या होता है, आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो दोस्तों आपको 8, x और 4 को ही लेना है, पूरी डिजिट नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या नंबर रख सकते हो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर उसने आपसे न्यूनतम मान की बात कही है, तो आप पहले 1 उठाकर दीजिए। अगर आप 1 उठाते हो तो 8 10 80, एक 14 बचेगा, यानी 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन कैंसिल करके आंसर टिक करना है। फिर आप 2 को उठाइए, मान लो अगर आप 2 यहाँ पे रख दो, 8 10 80 80, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है और 24, 8 से 24, यानी 2 रखने से बात पूरी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हमें न्यूनतम मान पूछा है। अगर अधिकतम बोलता तो हम बड़ी संख्या से उठाते दोस्तों। ठीक है, मान कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बताइए, एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण डैश निर्गत होती है? क्या निर्गत होती है, ये आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर होती है। किसके निर्गत होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अगला प्रश्न देखो, आप अपना स्कोर जरूर चेक करना है। इस क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो गणित हो चाहे वो रीजनिंग हो। ठीक है, अगर आप सिंसियरली सही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस क्लास का एक एक क्वेश्चन मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। एक व्यापारी अपने माल का मूल अपने जो माल का मूल्य है वो क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 5% की छूट भी देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो हम इसको नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको कम समय में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, आपको ये वाला फॉर्मूला लगा लेना एक्स वाई वाला। ठीक है, तो 80% अधिक अंकित करता है तो प्लस का 80 आपको यहाँ पर लिख लेना है। ओके, रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है 5% की छूट देता है, तो माइनस, यानी माइनस में डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि छूट दे रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपको एक्स वाई यानी 80 गुणा 5 यहाँ पर लिख लेना है और आपको 100 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो आप जीरो से यहाँ पर जीरो हटा लोगे, 5 की टेबल से इसको काटोगे 2 बार और 2 की टेबल से ये काटोगे 4 बार, तो ये वैल्यू 4 आ चुकी है। अब आपको दिख रहा है 80 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 75 आएगा, और 75 में से आप 4 हटा लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 71% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ चुका है, लाभ आ चुका है। दोस्तों ये अनुपात लाभ का निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये सबसे ईजी तरीका है और आसान भी है, आप लोग बहुत अच्छे से बना लोगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे ये क्वेश्चन 7 है, किस मुगल शासक के समय में जजिया कर पुनः लगाया गया था? देखो दोस्तों, ये जजिया कर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से घुमा के आपको एग्जामिनर पूछता है। पहला तो ये पूछेगा कि पुनः जजिया कर किसने लगाया था, तो आपको फटाफट से आंसर क्या टिक करोगे बताइए, किसी को पता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी टिक कर लेना, जहांगीर ने लगा, सॉरी औरंगजेब ने लगाया था पुनः। लेकिन जजिया कर लगाया किसने था, स्टार्टिंग में बात करें तो अकबर ने लगाया था। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप मुझे ये बताइए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? एक बार कमेंट करके बता देंगे, गैर ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? अमाशय और आंतें जैसे आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है? ये भी शानदार और महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अमाशय और आंतें जैसी आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है? तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, चिकनी पेशी होती है। ऑप्शन नंबर सी को यहां से आपको लॉक कर लेना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये बताइए, मुगल काल में बख्शी नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता था? देखो दोस्तों, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, स्टूडेंट क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। मतलब कि आपको ग्रुप डी के पेपर में डीप में पूछा जाएगा, पेपर आपको बनाया जाएगा। ठीक है, गहराई में जिसने अच्छे से कवर करिए जीके वो कर लेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका जो मीर बख्शी है मेरे भाई, इसका मेन वर्क क्या होता है,
इसका वर्क होता है कि सेना का वेतन तय करना और प्रशासन की व्यवस्था को देख रेख करना कि कैसी चल रही है, और वेतन तैयार करना दोस्तों, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, मुगल काल में बख्शी का होता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा आपसे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कहेगा, यानी ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। और जब भी ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं कि इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले मेरे भाई अहम हथियार क्या होता है, डिफरेंस चेक करना। तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पर आपको बताना है। तो +9 यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 9 और 4 13 होता है। यहाँ पर आपको कितना +7 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको +5 देखने को मिल रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा मेरे भाई, +3 होगा। +3 होगा तो 328 है। गुरु +3 ही क्यों हुआ, क्योंकि ये विषम नाम की सीरीज चल रही है, विषम संख्या वाली सीरीज चल रही है। 9 7 5 3। फिर अगला नंबर देखना आप, 28 में से आप 2 घटाओगे तब आपके पास क्या देखने को मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे आप लोग। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो स्वर्ण पदक से रिलेटेड और वो भी 2026 का क्वेश्चन हो तो इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर टिक करना है कि महिला टीम ने, भारतीय महिला टीम ने कुल 4 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, स्वर्ण पदक, ठीक है। क्वेश्चन 12 बताइए यहाँ पर, हाल में ही किस भारतीय गेंदबाज ने आईपीएल क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट ली हैं। चलो एक हिंट दे देता हूं, और वो खिलाड़ी इस बार आरसीबी से खेला है मेरे भाई, सही बता रहा हूं। अब तो आप टिक कर ही दोगे। तो आरसीबी का प्लेयर इसमें से कौन है, अभी 2026 में हुआ। तो जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, मोहम्मद शमी यहाँ से नहीं खेलते, बताइए कहाँ से खेलते हैं। युजवेंद्र चहल पंजाब से खेलते हैं और आईपीएल में, और भुवनेश्वर कुमार इस बार खेले आरसीबी से दोस्तों, ठीक है। तो 200 विकेट लिए दोस्तों, सबसे तेज गेंदबाज, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न बताइए, हाल में ही शतरंज खिलाड़ी अरण्यक घोष भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है, ये 95 ग्रैंड मास्टर बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 6 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उसी दिन उसी काम का 3 गुना, देखो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, उसने क्या बोला, उसी काम का 3 गुना काम करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा। ये शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का शानदार तरीका क्या हो सकता है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम बात करें एक किसी काम को गुरु कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। वहीं मैं अगर बी की बात करूं तो 20 काम को मेरे भाई 6 दिन में कर रहा है। और वहीं मैं सी की बात करूं मेरे भाई, तो वो इस काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनसे कटने वाला नंबर है, इनका टोटल एलसीएम लेते हैं। तो इनका टोटल एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमें पता चल गया 30 काम करवाना है। अब अगर मैं ए की क्षमता निकालूं तो 3 दाएं 10, ये 10 की क्षमता से काम करेगा। अगर कंप्लीट करेगा तो वो 10 की क्षमता से करेगा। वहीं मैं अगर बी की निकालूं 6 पंचे 30, तो बी की क्षमता 5 हो जाएगी। वही मैं सी की निकालूं तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 10 30 होता है। अगर आप इनकी टोटल क्षमताएं ऐड करोगे, 10 और 5 15, 15 और 3 18, तो तीनों की मिलाकर 18 की क्षमता आ रही है। अब वो ये कह रहा है वे एक साथ तो काम करते हैं लेकिन आपको काम का 3 गुना करवाना है। तो आपको 30 का 3 गुना काम किन से करवाना है, किन की क्षमता से, इन तीनों की क्षमताओं से। तो भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है कि 30 तिया 90 होता है। कितना होता है, 30 तिया 90 होता है। और यहाँ दे रखा 18, और आपको ये भी पता 18 पंचे 90 होता है। तो यहाँ पे ये तीनों कितने दिन में, 5 दिन में काम को लपेट देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को टिक कर लेना, ये कांटेदार भाले का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस किस संगठन के द्वारा लागू हुई है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे ईपीएफओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो करंट अफेयर भर भर के पूछेगा आप लोगों को। अगर सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथ और ये क्या नाम है, साइंस। अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट पे पकड़ बना ली तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जिसका नाम है पोला। क्या नाम है, पोला त्योहार। ये जो पोला त्योहार है ये किसे समर्पित है, ये आपसे पूछा है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसमें आपको मुझे बताना है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बैल पूजा, ठीक है। किसे समर्पित है, ये बैल पूजा को समर्पित है। बैल की पूजा की जाती है इस त्योहार में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में समाजवादी समाज की नींव रखी है।
दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें गुरु, तो ये 1951 में शुरू हुई थी और कब खत्म हुई थी? 1956 में। ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये वही पहली पंचवर्षीय योजना है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। जो डैम्स होते हैं ना, बांध नदियों पर बनाए जाते बांध, उनको आधुनिक भारत का मंदिर इस पहली पंचवर्षीय योजना में कहा। और ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको हेरोड डोमर मॉडल टिक कर लेना है। क्या टिक करोगे मेरे भाई? हेरोड डोमर मॉडल, यहाँ पर लिखोगे हेरोड डोमर मॉडल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आपको मॉडल पूछेगा और ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, वो टाइम पीरियड आपसे पूछेगा। तो इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है। फिलहाल हमारा जो प्रश्न रहेगा वो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना रहेगी। अब आपसे यहाँ पर भी इसका टाइम पूछेगा। तो 1956, देखो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 पे खत्म हुई थी, तो ये पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर 61 तक शुरू होगी। फिर 61 से तीसरी पंचवर्षीय योजना चलेगी 5 सालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये पीसी महाल नोबिस मॉडल आपको टिक कर लेना है। पीसी महाल नोबिस मॉडल, यहाँ पर नोबिस मॉडल लिख लो। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आपने कवर कर ली, तो यहाँ से आपको ये चीज ध्यान में रखना, पीसी महाल नोबिस मॉडल। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। देखो जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ एक्स्ट्रा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, अभी के अभी तुरंत याद कर लिया करो, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब धातु और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच में क्या समानता होती है? जब दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तब इनके बीच क्या समानता रहता है, क्या समान रहता है, वो आपसे पूछा है। इनके बीच में क्या चीज समान रहती है? अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें जो समान चीज रहती है वो सोडियम क्लोराइड बनता है। इनके बीच में जब क्या होता है, जब भी अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, आज मैं आपको सोच कर आया हूँ कि 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देके जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन में मिलेंगे, उनके आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से करना। अब एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा इसको करने में। एक भाई है, वो अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, कॉमन सेंस, बिल्कुल सही बात है। उसकी वर्तमान आयु का योगफल 38 वर्ष है, मतलब उनकी उन दोनों भाई बहनों की वर्तमान आयु का योगफल 38 वर्ष है। वो कह रहा है अब से 15 साल बाद उनकी बहन की आयु कितनी होगी। अगर आप चाहो तो इसको ओरल भी कर सकते हो, जवाब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ओरल भी इसको आंसर करवा सकता हूँ, लेकिन पहले आप अगर कंसेप्ट सीख लोगे ना तो ओरल आप खुद बनाना सीख जाओगे। तो चलिए कंसेप्ट सीखते हैं। एक तरफ है भाई और एक तरफ है बहन। तो भाई को मैं दोस्तों बी से डिनोट करता हूँ, ब्रदर को, और बहन यानी सिस्टर को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देना। अगर मैं सिस्टर की आयु दोस्तों एक्स मान लेता हूँ तो इसका भाई से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब 6 प्लस एक्स हो जाएगा। आई रिपीट, अगर मैं इसकी बहन की आयु एक्स मानता हूँ तो इसका भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो ये 6 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात हो गई। ठीक है, अब वो आगे क्वेश्चन ये कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल, योगफल बोल रहा है, और अभी अपन ने जो निकाली वो वर्तमान निकाली। तो अगर मैं इनका योग कर लेता हूँ तो योग को योग के बराबर कर देता हूँ, है ना। तो इनके योग को योग से बराबर कर दिया, तो यहाँ पर देखोगे एक एक्स और यहाँ पर दूसरा एक्स, तो ये कितना होगा? 2x। तो आप ये कहोगे 2x प्लस 6 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 38 में से अगर ये प्लस का 6 उधर आके माइनस में आएगा, तो 2x बराबर 38 में से 6 घटा लो, 32 बचेगा। कितना बचेगा? 32 बचेगा। और यहाँ से आप x का मान निकाल लोगे, तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई? 16 आ चुका, कि दो की टेबल से 16 को भाग दोगे तो कितना आएगा? सॉरी, 2 की टेबल से 32 को भाग दोगे तो 16 आएगा, यानी x का मान पता चल चुका है। यानी उसकी बहन की जो वर्तमान आयु है वो है 16 वर्ष की, लेकिन हमें पता चल चुका है वर्तमान आयु 16 वर्ष की है। लेकिन हमें ये तो नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? उसने ये पूछा है अब से 15 साल के बाद उसकी बहन की आयु कितनी होगी। होगी यानी भविष्य काल की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। मतलब कि आपको जो 16 साल है ना उसकी बहन की आयु, उसमें 15 साल और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसकी बहन की आयु कितनी होगी? 31 साल की हो जाएगी। जो किस ऑप्शन में मेरे भाई? ईमानदारी से आपको गुरु, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहां से आपको ये आंसर टिक कर लेना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे उसके भाई की वर्तमान आयु एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मजा आ जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट से गुजारिश है उसके भाई की प्रेजेंट आयु बता दे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में किस वर्ष में बदला गया? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं गुरु तो इसका सही आंसर होगा 2019। तो यहां पर आपको 2019 यानी ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना बिना रुके। अगर हम बात करें धन विधेयक की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। धन विधेयक
प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। अब यहां से देखेंगे आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मेरे भाई आपको आंसर टिक करना है 110। 110 अनुच्छेद आपको याद रखना है दोस्तों, जिसमें धन विधेयक का उल्लेख है। 110 अनुच्छेद, यहां पर मैं लिख देता हूं अनुच्छेद, ठीक है मेरे, अनुच्छेद 110 आपको याद करना है। इसको मैं अलग से हाईलाइट करके डिब्बे में बंद कर रहा हूं, ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। 110 में धन विधेयक है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। तो प्रमाणित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास है मेरे भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि धन जो जो क्या नाम है, संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, यहीं पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनना। जो संयुक्त बैठक होती है मेरे भाई संसद की, अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे संयुक्त बैठक से, ठीक है। तो दो क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन ये है, वो आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा इसको बुलाता कौन है, ये जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाता कौन है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। मेरे भाई दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, गलत मत करना। अगर बुलाने की बात आएगी तो मेरे भाई संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन बुलाता है मेरे भाई, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो मेरे भाई ध्यान रखना इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। समझ में आया क्वेश्चन, बुलाना और अध्यक्षता करना दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछता आपसे एग्जामिनर। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको आर्टिकल 105 टिक करना है कि आर्टिकल 105 संसद की संयुक्त बैठक बताता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। चलिए मेरे साथ अगला क्वेश्चन एक और बताइए, अल्टीमेट और शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिएगा, आंसर ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक निश्चित तरीके से आप EQ9 को आप क्या लिख रहे हो, HL4 लिख रहे हो, MR13 को आप PM0 लिख रहे हो। तो आप इसी तर्क का अनुसरण करते हुए आप मुझे MU19 को क्या लिखेंगे ये बता दो। अगर आप इस रीजनिंग के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है EQ। देखो आप अगर चाहो तो ओरल भी कर सकते हो, मैं ओरल भी करवा सकता हूँ ये क्वेश्चन बिना कलम उठाए। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें रीजनिंग कमजोर लगती है, तो उनको दोस्तों अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप यहाँ पर गलती कर लोगे लेकिन एग्जाम में ये गलती नहीं करना। अभी यहाँ सीखने का मौका है, सीख लो वापस, ठीक है। तो यहां से देखोगे ई आता है ग्रुप 5 नंबर पर, ई आता है ग्रुप 5 नंबर पर, एच आता है ग्रुप 8 नंबर पर। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो आपको ग्रुप +5 हो चुका है। वहीं अगर हम डायरेक्ट देखेंगे 17 और 12, यानी गुरु यहाँ पर -5 हुआ है। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, ई आता 5 पर, एच आता 8 पर, +5 हुआ है, ठीक है। सॉरी प्लस का 5 का प्लस का 5 हो रहा है भाई, +3 हो रहा है, माफी चाहूंगा, +3 यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ आता है 17 और ये 12 आता है, 17 12 यानी -5 हुआ है। 17 12 का मतलब -5 हुआ, मतलब पहले आपको +3 करना है, ठीक है, फिर आपको -5 करना है। तो वही कंसेप्ट आपको जो पूछा उसी का कोड हम निकाल देते हैं। उसने पूछा आपको MU19, तो देखो पहले M में आपको क्या कर लेना है, +3 कर लेना है। तो 15 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है। 12 और 3 देखो, 12 और 3 15, ठीक है। M 13 पे, 13 और 3 16, यानी 16 और 16 पे क्या आता है आप लोग को गुरु, 16 पे तो P आता है। तो हमारा आंसर P होगा, फैसला ऑन द स्पॉट हो चुका है, यानी पहले ही ऑप्शन से आ चुका है। अगर आप चाहते हैं इसको ओरल भी कर सकते हैं बिना कलम उठाए, ठीक है मेरे भाई। आप तभी कर पाओगे जब आपको रीजनिंग की अल्फाबेट वैल्यू अच्छे मुंह जबानी टिप्स पर याद हो, तभी आप इन क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हो एक झटके में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो, यू आता है 21, अब 21 में -5 कर लो। जैसे आप 21 में -5 करोगे 16 देखने को मिलेगा, और 16 पे P आता है, देखो यहाँ पे P दे भी रखा है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। अब एक अल्टीमेट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर है। देखो चुनाव वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं प्रतिशत वाले टॉपिक से, तो चुनाव वाले क्वेश्चन कैसे करना ध्यान से सुनोगे। दो उम्मीदवार है भाई, दो कैंडिडेट हैं, उनके बीच में चुनाव हुआ है, ओके रिपोर्ट है। अब वो उसमें से ये बात हुई है कि जो पहला उम्मीदवार है मेरा, वो 42% वोट उसको मिले हैं। कितने, 42% वोट पहले वाले उम्मीदवार को मिले हैं, लेकिन दूसरे वाले उम्मीदवार को 416 वोट के अंतर से हार गया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो पहला उम्मीदवार है उसको तो 42% मिल गए वोट में से, लेकिन जो दूसरा उम्मीदवार है वो 416 वोटों से हार चुका है चुनाव। यदि डाले गए सभी वोट वैध हैं, यानी डाले गए जितने भी वोट हैं वो सारे वैलिड हैं, तो कितने वोट डाले गए थे ये आपसे पूछ रहा है, कुल संख्या पूछ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, जब दोस्तों 100% क्या होते हैं, वोट होते हैं, हमेशा हमेशा चुनाव 100% से होता है, फुल वोट होते हैं। अगर पहला उम्मीदवार मेरे भाई 42% वोट अगर ले रहा है, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि 58% वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले। समझ गए अच्छे से भाई, टोटल 100% वोट होते हैं।
अगर 42% किसी एक व्यक्ति को मिल रहे हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 58% वोट मिलेंगे। ठीक है मेरे, 58, 8, 50 और 50, 100। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब वो कह रहा है कि दूसरा उम्मीदवार 416 वोटों के अंतर से हार रहा है, यानी कि हार रहा है तो पहला उम्मीदवार जीत रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो यहां पर देख लो कितने वोटों से वो जीत रहा है, कितने वोटों का, ये हार जीत क्या होता है मेरा, अंतर होता है। तो यहाँ पे कितने वोट का अंतर आ रहा है ये आपसे पूछा है। अगर आप यहां से देखोगे 16% वोट का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 416 नंबर वोट्स में कितने, 416 और प्रतिशत में 16%। तो मैं आसानी से कह सकता हूं गुरु कि 16% का मान गुरु 416 है, और आपसे 100% का मान पूछ रहा है, यानी इस 16 का मान 100 का मान पूछ रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे कितने कितने का ये मल्टीपल दिख रहा है, कितने का गुणा दिख रहा है। अगर आप 4 की टेबल से काटने की कोशिश करोगे, 4 की टेबल से 4 बार जाएगा, 4 की टेबल से 4 दाएं 40 और 4 चौक 16। अगर आप देखोगे ये 4 इसका कितना गुना, ये कितना गुना यहाँ पर दिख रहा है, तो गुरु ये 25 गुना दिख रहा है। तो आपको 104 का भी 25 गुना कर लेना, आंसर आंसर आ जाएगा आपके सामने। 25 चौके 100 का जीरो कैरी 10, जीरो 25 से कम 25 और 10, कुछ हुआ क्या मिस्टेक, 25 चौक 100 का जीरो कैरी 10, जीरो 25 से कम 25 और 26, 2600 आ रहा है, 2600 आ रहा है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उसने यही तो पूछा कितने वोट डाले गए थे, तो 2600 वोट डाले गए थे मेरे भाई। समझ में आ गया क्वेश्चन, मैं पूरी उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो चुकी है। अब एक क्वेश्चन मेरा होमवर्क में आपको देके जा रहा हूं, प्लीज आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन शानदार सा होमवर्क में देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि यहां पर मैं दे रहा हूं सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो आपका यहां पर निकालना है आप लोगों को। मूलधन दे रहा हूं आप लोगों को, जो प्रिंसिपल है मूलधन, मूलधन में आपको दे रहा हूं मेरे 5000 रुपए, कितना, 5000 रुपए। अब इसके लिए मैं आपको दर प्रतिशत भी दे रहा हूं। आपको जो दर प्रतिशत दी गई है मेरे भाई, वो 10% की दर दे रखी है, कितने परसेंट की, 10% की। और जो आपको समय दे रखा है मेरे भाई, समय 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 दे रखा है मेरे भाई आप लोगों को कितने का, 4 साल का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो हाफ ईयरली निकालना है, अर्धवार्षिक का निकालना है। अर्धवार्षिक का केस आप लोगों को पता है ना मेरे भाई कैसे करना है। जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसमें हाफ ईयरली वाला निकालना है दोस्तों, ठीक है, छमाही वाला। जिसमें क्या होता है, हिंट दे दे रहा हूं, कर लेना सॉल्व। अर्धवार्षिक के केस में ये होता है कि दर प्रतिशत आधा हो जाता है, सॉरी दर प्रतिशत क्या हो जाता है, हाँ, समय दुगना हो जाता है, दर प्रतिशत आधा हो जाता है। तो समय आप 4 साल की जगह एक काम करो, 4 साल मत लिखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 4 साल मत लिखो आप लोग। 4 साल की जगह आप ये कर लो, ये 4 साल की जगह आप ये लिख लो, समय आपके पास मेरे भाई 1 साल का है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दर आधी समय दुगना। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। अगर सारी चीजें क्लियर है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स कर दे, गुरु ओके रिपोर्ट है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोग, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। अगर इस मॉडल पेपर में किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है मेरे भाई, तो कल मिलेंगे इसी टाइम पर एक और नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।